प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत। पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुआ निर्णय। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को याद कर रहा है देश। और लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के प्रभावितों को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री ने दी सभी को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों में बदलाव नहीं आया तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई मौलिक बदलाव के साथ नए भू राजनीतिक समीकरण भी उभरे हैं, लेकिन इन सभी बदलावों के बीच भारत रूस मैत्री सुदृढ़ रही है। कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत को महाशक्ति, मित्र देश और विश्वसनीय सहयोगी मानता है। दोनों देशों के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और भविष्य में और भी प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के अलावा दोनों देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ संघर्ष में भी सहयोगी रहे हैं। Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We are holding summits every year, taking turns in India and in Russia. शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी शीर्षक से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और शिक्षा सहित रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को सदन से निष्कासित किए जाने के सवाल पर श्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित किए जाने के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड में दर्ज है। जोशी ने कहा कि अगर ये निलंबित सदस्य अभी भी माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी
आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है, गिवन ए कॉल। संसद खेल स्पर्धा, सभी अपने अपने क्षेत्र में जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के काशी में भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन हमारे देश के महान सेनानियों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पावन भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि झंडा दिवस के अवसर पर प्रतीक स्वरूप जारी किए गए झंडे के माध्यम से हम सम्मान पूर्वक दान की परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि इससे एकत्र होने वाली धनराशि हमारे जांबाज सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों के कल्याण में अपना योगदान जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारतापूर्वक दान देकर सैनिक परिवारों के प्रति आदर और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सेना के पराक्रम को याद करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सहयोग राशि भेंट करते हुए कहा कि देश की सेवा करने वालों के सहयोग के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा कि यह पूर्व सैनिक तथा शहीद परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने मनाया जाता है। यह दिवस देश के वीर सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़, आप सभी से अपील करता हूं कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक से अधिक आगे बढ़ के दान दें और इस पुनीत कार्य में योगदान करें। इस अवसर पर वेद प्रकाश साहू, बी रवि, CL साहू, KSR मूर्ति, नवल कुमार सहित भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित थे। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 128 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में करीब 95,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह देश में अब तक 3 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कल 6,822 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 64 करोड़ 94 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से लड़ने के लिए वर्तमान में उनके पास 20 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके अब भी मौजूद हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। यह प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र आबादी का 51% है। प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने धान खरीदी केंद्रों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में लगभग 22,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 44 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 337 पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर एनटीपीसी लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पात्रता के अनुसार स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई है। जिले के कलेक्टर ने प्रभावित 9 गांवों के 49 भू विस्थापितों को नियुक्ति दी। रायगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी प्रभावित 6 भू विस्थापितों को नौकरी दी गई थी। इस तरह अब तक कुल 55 भू विस्थापितों को पात्रता अनुसार नौकरी दी जा चुकी है। जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि एनटीपीसी लारा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिसमें 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। इस संयंत्र से बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलता है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लिए 9 गांव आरमुड़ा, बोड़ा झरिया, छपोरा, देवलसुर्रा, झील गिटार, कांदागढ़, लारा, महलोई और रियापाली की 2000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इससे 2449 किसान प्रभावित हुए हैं। उसके बाद नौकरियाँ निकाली गई थी। तो पहले चरण में 6 लोगों को नौकरी मिली थी और बाकी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर दोबारा से एग्जाम, तो आज 49 लोगों को और नौकरियाँ, कुल मिलाकर 55 नौकरी ये दे रहे हैं। 24 पद और बाकी, तो उसके लिए कैटेगरी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिले। एनटीपीसी द्वारा भू विस्थापितों के लिए आईआईटी डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट जनरल के 69 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इनमें से 22 आरक्षित पदों पर नियुक्ति होना अभी शेष है। मुख्यमंत्री ने शेष बचे हुए पदों पर योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए उचित पहल करने के निर्देश एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों और रायगढ़ कलेक्टर को दिए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता ने मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रभावित भू विस्थापितों और छत्तीसगढ़ के लोगों को भविष्य में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योगेंद्र शुक्ल के बारे में। काला पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया।
1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।